Hello friends, good morning, good evening, good afternoon. This is Devansh Srivastav and I am back with my new video as I told you about it in my previous video. Here we are going to continue further with the topic Napoleonic Codes. Let's begin. नेपोलियनिक कोड्स, जो जैसे मैंने आपको बताया कि नेपोलियनिक कोड्स ने इंट्रोड्यूस करे। आप सोच रहे हैं कोड्स तो कंप्यूटर में था। यहाँ पे कोड्स का मतलब एक्चुअली है क्या, मैं आपको बताता हूँ। रूल्स एंड रेगुलेशन कह सकते हैं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन थे जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करे, मतलब कुछ ताकि मतलब और अच्छा एफिशिएंट और रेशनल सिस्टम हो सके। और मेन उनका मोटिव क्या था आपको मालूम है? आप बुक में आपके क्लियरली मेंशन होगा, या आप एनसीईआरटी में लिख सकते हैं कि मेन उनका मोटिव था टू मतलब प्रमोट सेंस ऑफ नेशनलिज्म। जो नेशनलिस्ट की भावना है, मतलब मैंने आपको बताया था कि लव एंड प्राइड फॉर नेशन, जो देश प्रेम की भावना हो, मतलब उसे प्रमोट करना मेन उनका मोटिव था। तो अब उन्होंने क्या नेपोलियनिक कोड्स थे, नेपोलियन बोनापार्ट जो आए थे, जो मतलब जिन्होंने जो एब्सोल्यूट मोनार्की लाए थे, डेस्पोटिक रूल लाए थे, पर उनका सिस्टम अच्छा था और उन्होंने मतलब क्या कोड्स इंट्रोड्यूस करे, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। नेपोलियनिक कोड्स, फर्स्ट कोड क्या था? एबॉलिशमेंट ऑफ प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। अब पहले आपने जैसा कि नाइन में पढ़ा था कि प्रिविलेज दिए जाते थे कि फर्स्ट एस्टेट वाले हो तो आपको ना टैक्स देना है, आपको गवर्नमेंट से इनकम भी मिलेगी उन्हें, और जो मतलब और सिर्फ फर्स्ट सेकंड स्टेट वाले हैं, मतलब फर्स्ट स्टेट वाले हैं और वो मतलब प्रॉपर्टी ओन कर सकते, बाकी कोई ओन नहीं कर सकता। थर्ड स्टेट वाले जो 3 स्टेट्स थी, पढ़ा था ना आपने, अभी आपको शायद याद होगा, तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि मतलब डिफरेंट स्टेट्स थी, उनके कुछ थे कि मतलब ये लोग हैं तो क्लर्जी मैन, नोबल क्लास, ये लोग हैं तो ये लोग ओन कर सकते हैं, पर और लोग ओन नहीं कर सकते। इन्हें प्रिविलेजेस है, इन्हें क्या है, ये प्रिविलेजेस हैं, अगर कहीं जाएंगे तो मतलब उन्हें ज़्यादा मतलब इज्जत दी जाएगी है। और जैसे अगर एक जगह फर्स्ट स्टेट वाला है और दूसरे जगह सेकंड स्टेट वाला है, थर्ड स्टेट वाला है, तो थर्ड स्टेट वाला ज़मीन पे बैठेगा, फर्स्ट स्टेट वाला कुर्सी पे बैठेगा, मतलब एक स्टेट डिफरेंस कह सकते, मतलब उन्हें मतलब बराबर नहीं रखा गया। तो इन्होंने क्या किया, इस प्रिविलेजेस को बेस्ड ऑन बर्थ था कि मतलब आपको मतलब अगर आप फर्स्ट स्टेट में हो तो आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी, आपको खूब अच्छे प्रिविलेज मिलेंगे, खूब अच्छे ऐशो आराम लग्जूरियस लाइफ मिलेगी एक तरह से। तो वो उन्होंने हटा दिया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये सब हटा के उन्होंने कहा ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जैसे अपने यहाँ है ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। इट डज नॉट डिपेंड इन विच कास्ट, विच रिलीजन, व्हाट इज योर जेंडर or anything else or race, it does not depend you are equal before law. If for a particular person belonging to a higher caste some law is there fixed, वहाँ पे उसके लिए कुछ लॉ है, तो दूसरे के लिए भी वही है, चाहे वो लोअर कास्ट में हो, कुछ भी हो, तो मतलब सब बराबर है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कर दिया। और जो राइट टू प्रॉपर्टी था कि मतलब यही वो ले आया कि मतलब अब हर कोई राइट टू प्रॉपर्टी है, चाहे वो मिडिल क्लास का हो या उससे नीचे हो, सब प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं। अगला क्या था? सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एबॉलिशमेंट फ्यूडल सिस्टम और सर्वडम है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पहले बहुत कॉम्प्लेक्स था कि मतलब एस्टेट जनना बहुत मतलब बहुत दिक्कतें थी बहुत सारी, जो तो अब उन सबको उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया, आसान कर दिया। और जो फ्यूडल सिस्टम था, जो मेजर मतलब जो कहते नहीं है कि एक सोसाइटी की दीमक, मतलब जैसे अपने यहाँ कुछ कथा चलती थी वुमेन्स के केस में, अपने कहते नहीं है, जो मतलब एक यूनिट मतलब वुमेन्स को बहुत डिस्क्रिमिनेट करती थी, तो वो एक तरह दीमक थी ना सोसाइटी की एकता में। तो वैसे भी यहाँ पे भी वो मतलब जो कुछ ये फ्यूडल सिस्टम और सर्वडम था, ये एक दीमक की तरह थे उधर पे, तो उसने ये भी हटाया। उसने क्या करा फील्ड, और पहले आपको मानता है कि फील्ड सिस्टम होता क्या है। फील्ड सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है कि नोबल्स और मतलब नोबल्स होते हैं और जो वो लोग होते हैं अपना लैंड लॉर्ड्स को अपना लैंड देते हैं फार्मर्स को, ये लोग उनके लैंड पे मतलब काम करते हैं और उसके बदले में क्या लेना पड़ता है, उन्हें पैसे देने पड़ते हैं और उनको प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, किसकी? नोबल्स और उन क्लास की। तो यही फ्यूडल सिस्टम था, एक सोशल सिस्टम था जो मिडिल एजेस में यूरोप में एग्जिस्ट करता था। तो ये सिस्टम उन्हें हटा दिया क्योंकि ये बहुत बड़ा डिमेरिट था, बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत मतलब खराब करता था, मतलब इसे हटाया। और सर्फ मतलब बंधुआ मजदूरी, इन हिंदी से बंधुआ मजदूरी, मतलब कि आप हमारे लिए हम तुम्हें लैंड देंगे, नोबल से बोलो, ये भी बिल्कुल सेम ही है लगभग। अंतर इतना है कि मतलब इसमें सब गुलामगिरी में रहते थे एक तरह से, मतलब वो उनके गुलाम थे, मतलब तुम हमारे लिए काम करो, मतलब हमारी प्रोटेक्शन करो, हम तुम्हें अपना लैंड देंगे, काम करते रहो, गुलाम की तरह काम करना पड़ता था। और उसकी और जो भी प्रोड्यूस होगी उसमें से भी उन्हें देना पड़ता, एक तरह से गुलामी थी उनके लिए। तो ये वाला सिस्टम हटा दिया उन्होंने। और क्या किया? रिमूवल ऑफ गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू नो व्हाट इज अ गिल्ड और व्हाट अ गिल्ड रिस्ट्रिक्शन? आई विल टेल। गिल्ड मतलब होता है कि मतलब एक पर्टिकुलर एसोसिएशन है, जैसे कोई एसोसिएशन है, उसने कहा कि अब जो
जो हमारे जरिए ट्रेड करेगा हम उसी मार्केट में एग्जिस्ट करने देंगे, बाकी कोई नहीं। तो वो रिस्ट्रिक्शन थे। ऐसे कुछ एसोसिएशंस थी जो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन थी जो क्या करती थी कि मतलब अगर कोई बाहर का चाहे इंसान, अगर बाहर से कोई आया हुआ उधर ट्रेड करना चाहे, उन्हें नहीं करने देती थी, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता था। और जिस कारण क्या होता था, बाहर की चीज़ें नहीं आती थी और अच्छा एफिशिएंट ट्रेडिंग सिस्टम नहीं था। तो उन्होंने इस गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को, रिस्ट्रिक्शन मतलब होते हैं रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय सम एसोसिएशन विच स्टॉप अदर जो बाहर के लोगों, अदर ट्रेडर्स टू ट्रेड इन अदर कंट्रीज। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन, मतलब एक समूह, अगर तुम इस गिल्ड से इस कैसे वी कैन से दैट इट इस कम्युनिटी जुड़े हो, इस एसोसिएशन जुड़े हो मैन्युफैक्चरिंग की, तो तुम उनके थ्रू अगर ट्रेड करोगे, मतलब उन्हें भी कुछ दो तुम, तो मतलब तो तुम कर पाओगे ना, तो मार्केट में तुम्हें सर्वाइव ही नहीं करने देंगे। तो ये होता, तो ये रिस्ट्रिक्शन हटाए ताकि अच्छा एफिशिएंट ट्रेड हो, अच्छा ट्रेड होगा, बढ़िया इकोनॉमी होगी, तो इसलिए उन्हें ये हटाया। तभी मैंने कहा कि भले उन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्कियल रूल लाए, वो हटा के कैसे भी लाए, जो भी किया उन्होंने, पर उनका सिस्टम रेशनल भी था, उचित और एफिशिएंट, आरामदायक, मतलब बढ़िया था। पर उसमें आप कुछ इसकी भी कुछ डिमेरिट है, आगे बताऊंगा मैं आपको। अगला क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, मोनेटरी सिस्टम, इफेक्टिव मोनेटरी सिस्टम। आगे इसमें पढ़ेंगे 16 करेंसी थी, सोच सकते हैं 16 करेंसीज, देयर वर 16 करेंसीज एग्जिस्टिंग एंड इट वाज रिड्यूस्ड टू 2। मतलब इतनी करेंसीज थी, तो कितनी प्रॉब्लम, जैसे वेट्स और सिस्टम ऐसे, तो ये मॉनिटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जो दिक्कतें थी वो सब उसने हटाई। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, मतलब जो फिजिकल स्ट्रक्चर रिलेटेड, मतलब जैसे कुछ जो ट्रेड रेट के लिए अच्छी होती है, मतलब वो उन सब, ट्रांसपोर्ट होगा अच्छा तो गाँव से चीज़ें शहर तक आ पाएंगे, ऐसे मतलब इन सब चीज़ों को अच्छा ट्रेड करने के लिए, बढ़िया से बढ़िया ट्रेड के लिए उसने ये सब, इन सबको इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट लाया है। जो फिजिकल चीज़ें, मतलब जो जैसे ट्रांसपोर्ट अच्छा कर दिया, कम्युनिकेशन अच्छा कर दिया, तो जल्द से जल्द सब एफिशिएंट कर दिया ताकि बढ़िया ट्रेड हो सके। और आखिरी क्या था, फ्रीडम ऑफ ट्रेड। जैसा कि आपको एक मैंने बताया गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, बहुत बड़ा डिमेरिट था, वैसे ही फ्रीडम, तो ट्रेड में हर चीज़ में बहुत रुकावटें थी। तो ट्रेड, मेन ट्रेड से होता क्या, मेन देखिए, देखो अगर अपना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों अच्छा होगा तो बढ़िया रहेगा। अगर कोई भी एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दिक्कत होती है। ये आप अभी आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे ये सब कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का क्या रेशियो होना चाहिए, क्या सेम होना चाहिए, क्या अलग, तो बड़ा कम ज़्यादा होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अगर बराबर रहेगा तो देखिए इकोनॉमी बढ़िया रहेगी, हैं। तो अगर इकोनॉमी अच्छी रहेगी, अच्छे इकोनॉमी के लिए ट्रेड बहुत ज़रूरी है। एक समझ लीजिए ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट मेरिट है स्टूडेंट, मतलब बहुत ज़रूरी है, देखो इंपॉर्टेंट है वो, उस ट्रेड में फ्रीडम होना ज़रूरी है। अगर ट्रेड, तो इन्होंने क्या किया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, मतलब ट्रेड को अच्छा करने के लिए फ्रीडम करी, मतलब जो जो रिस्ट्रिक्शन थे, जैसे गिल्ड रिस्ट्रिक्शन अभी मैंने आपको एक डिस्कस करा, जो जो चीज़ें जिन कारण बहुत दिक्कतें आ रही थी उन्हें हटाया, और ताकि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर थे, जो बिजनेसमैन थे, उनकी ट्रेड करने में उन्हें बहुत ईजीली, मतलब वो ट्रेड कर सकें। अब जैसे कोई बिजनेसमैन अगर अच्छा सिस्टम ऑफ वेट्स और मेथड जो अपन ने पढ़े थे, अभी मैंने आपको बताया था कि वेट्स और मेथड के सिस्टम इंट्रोड्यूस करे। अगर वेट्स और मेथड के सिस्टम के यूनिफॉर्म होंगे तो क्या होगा, कोई भी, अब वेट्स और मेथड सिस्टम यूनिफॉर्म है तो अब कोई भी इधर से जाके उधर जाके आराम से ट्रेड कर सकता, तो ट्रेड आराम से कर पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो एफिशिएंट ट्रेड होगा। तो एक तरह से फ्रीडम प्रोवाइड करी ना। अलग अलग दिक्कतें थी पहले, बहुत सारी दिक्कतें, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थे, तो इन सब को चीज़ों को हटाकर उसने ट्रेड को अच्छा करा ताकि इकोनॉमी अच्छी सर्वाइव कर पाए और ग्रोथ हो सके, इंक्रीमेंट हो, ना कि गिरे। सो आई टोल्ड यू दैट, हमने बताया जैसे आपको कि जो फ्रेंच आर्मी नेपोलियनिक कोर्स थे वो पहले तो थे बहुत अच्छे, रेशनल एफिशिएंट सिस्टम लाए, पर कुछ जगह जैसे उसके बाद, और हमने ये भी बताया आपको कि फ्रेंच आर्मीज थी वो नेशनलिस्ट के जो आइडिया था उसे हर जगह ले जा रही थी। तो कहीं कहीं तो उन्हें क्या बोला, तो एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड बताऊंगा आपको मैं, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। अब मतलब जैसे कुछ जगह थी, जैसे मैं आपको नाम बताऊं, मिलान, वार्सो, यहाँ पे तो उन्हें हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। अब आप सोच रहे होंगे हार्बिंगर्स का मतलब क्या है, बहुत टिपिकल है, पर इसका इजी मीनिंग ये है, कैरियर ऑफ लिबर्टी, मतलब ये फ्रीडम ला रहा है हमारे यहाँ, ये हमारा ये आइडिया ला रहा है, तभी तो हमें इमर्ज हो पा रहे हैं। जब ये आइडिया आएगा ना, तब तो उनके मन में आइडिया, तब तो रिवॉल्यूशन लेंगे, तब तो आज़ाद होंगे। तो वो उन्हें लगा कि हाँ यार ये लिबर्टी ला रहे हैं, पर आपको मालूम है हर चीज़ में तो कुछ ना कुछ बुराई होती है, तो यहाँ पे भी वही था। अब यहाँ पे अब क्या बुराइयाँ थी हम बताएंगे आपको। ये लिखा, फ्रेंच आर्मी एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। जैसा कि मैंने बताया कुछ जगह तो मिलान, वार्सो में, यहाँ पे तो उन्हें लगा भैया ये तो भैया फ्रीडम ला रहा है, पर कुछ जगह ऐसा नहीं था, कुछ जगह लगा कि क्योंकि नेपोलियन का जो मेन हमेशा से मोटो रहा है वो कॉन्करर, मतलब वो हारा भी था ना, तो इसी कारण हारा था, क्योंकि उसका हमेशा से यही मोटो रहा है कि जितनी ज़्यादा टेरिटरी फैल सके, मतलब ये कह सकते कॉन्कर जितना ज़्यादा कर सके, मतलब उसे अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना था।
उसे मतलब ये मतलब नहीं है बस, इसलिए वो लोगों को चाहता है कि मतलब कि लोग हमें वेलकम करें, मतलब जाएंगे वहाँ पे आइडिया आएगा, वो भी हमारे रूल में आएगी, तो क्या होगा, एम्पायर एक्सपेंड होगा। और बेस्ट बात है, तो आप तो समझ सकते हैं। अब आगे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। एंथुसियाज्म टर्न टू हॉस्टिलिटी। पहले ये लोगों को लगा कि हाँ ओ वाह, अब तो भैया नेशन स्टेट बनेगी, अब हमें भी हमारे हम सिटीजन्स को भी कुछ राइट होंगे, सब बढ़िया होगा। पर ये धीरे धीरे हॉस्टिलिटी मीन्स जो उत्साह था उनके मन में कि मतलब अब सब अच्छा होगा, अब डेमोक्रेटिक जो हमारा व्यू था, जो एक टाइम यूटोपियन विजन बताया था, जो अनरियलिस्टिक विजन कह सकते हैं अपन जिसे, अब वो आज पूर्ण होगा, आज मतलब पूरा होगा जल्द से जल्द। अब वो दुर्भावना में बदल गया, हॉस्टिलिटी में बदल गया। अब लोगों ने कहा, जब जो और भी आगे जो रूल्स आए, कुछ अच्छे भी थे कुछ बुरे थे, जो आगे बुरे मतलब जो चीज़ें आई उससे उन्हें लगा कि मतलब ये नहीं यार, ये मतलब ये जो हम सोच रहे वैसा नहीं है, तो वो दुर्भावना में बदल गई। अब वो क्या थे वो मैं बताऊँगा आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, दिस मीन दैट दे वर नॉट गुड। मतलब जैसे कि उनके कुछ चीज़ों में देखा जाए, ट्रेड में देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड देखा हो, अगर अब देखिए हर चीज़ में कुछ ना कुछ बुराई होती है, तो वैसे यहाँ पे भी एक बुराई थी कि एक डिसएडवांटेज था, एक डिमेरिट था कि भैया यहाँ पे ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये मतलब जो इनने कोर्स थे इनमें ये बुराइयाँ थी कि भैया अब इन्हें लगा कि लोगों ने कहा चलो अब अच्छा होगा, पर अच्छा हुआ नहीं। धीरे धीरे ये दुर्भावना बदल गया, सब चेंज हो गया, सबको लगा ऐसा नहीं हुआ, मतलब ऐसा होना चाहिए, मतलब नेशन स्टेट बने, हमें भी राइट मिले। तो डिड नॉट गो टू बुक में आप पढ़ेंगे कि डिड नॉट गो हैंड टू हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। इसका मतलब ये है कि मतलब जैसा उन्होंने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था, उन्हें पॉलिटिकल फ्रीडम मिले, इक्वल राइट मिले, नहीं मिले ना, वही बात थी, यही दिक्कत थी यहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट सही नहीं जा रहे थे उनके हिसाब से, इसलिए उन्होंने कहा ये सिस्टम उन्हें पसंद नहीं आने लगा, धीरे धीरे उन्हें बुरा लगने लगा, नहीं नो दिस सिस्टम वॉज नॉट दैट मच एफिशिएंट एज दे एक्सपेक्टेड टू बी। सो अदर नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्सेस वर इंक्रीज्ड। अब टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो सबको प्रॉब्लम होगी, तो टैक्स इंक्रीज कर दिया उसने, टैक्स ताकि अच्छी इकोनॉमी बढ़ जाए, अच्छी सारी सरकार पे अच्छी इनकम हो, तो उन्हें टैक्स इंक्रीज कर दिया, तो सबको दिक्कत होगी। जो मिडिल क्लास हो गए, अब अगर मेजर पार्ट ऑफ द इनकम, इफ यू विल गिव मेजर पार्ट ऑफ द इनकम इन टैक्स एंड व्हाट विल यू हैव टू ईट और टू सर्वाइव यू नीड मनी, तो वहाँ वो कहाँ से आएगा। तो इस कारण तो लोगों को टैक्स से बढ़ने के कारण बहुत दिक्कत होने लगी, स्पेशली पुअर क्लास को। एनरोल्ड, और नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे एनरोलमेंट इन फ्रेंच आर्मी। मैंने जैसे कि आपको बताया कि नेपोलियन बोनापार्ट था, वो हमेशा से क्या चाहता था, अपना एम्पायर को एक्सपेंड, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा एम्पायर हो सके, मेजर मतलब सेटिस्फाइड नहीं था कि हमें इतना है, तो सोचा था और फैलता जाए। इसलिए उसने आर्मीज का आइडिया भेजा था कि जो हमारा आइडिया है कि नेशन स्टेट का, वो भेजेंगे, लोगों को लगेगा कि लिबर्टी मिल रही, तो लोग उसे वेलकम करेंगे, उन आइडियाज़ को अडॉप्ट करेंगे, और वो भी मतलब हमारे रूल में आएंगे, अंडर में। उसका हमेशा यही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। जैसे कि अपन ने जैसा कि हिटलर था, वो भी आर्मी, लोगों को आर्मी में एडमिट करता था ताकि उसकी अच्छी स्ट्रॉन्ग आर्मी उसका मेन मोटो था। वैसे यहाँ पे भी नेपोलियन बोनापार्ट था, उसका क्या था, उसने वो हारा भी इसलिए था, जो बैटल में 1808 में जो हारा था, वो बैटल वो इसलिए आया था क्योंकि वो उसे हमेशा तो कॉन्कर करना था, बढ़ना है आगे बस। उसे वो ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द टेरिटरी इन विच ही वाज रूलिंग, तो यही दिक्कत के कारण उसने और एक्सपेंड करना चाहा, वो हारा था। तो उस बैटल तो इससे ही हमें ये मान चलता है कि मतलब तो अगर उसे और एक्सपेंड करना है तो मेन क्या चाहिए, अगर आपको कोई चीज़ को अगर अपने हक में करना है, या मतलब कोई भी कंट्री अगर दूसरी कंट्री अपने ऊपर रूल करना चाहती है, तो ऑब्वियस बात है उसे आर्मी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, तो वो लड़ पाएगी, लड़ेगी तो जीतेगी ना, ये तो आप भी समझते हैं। तो यही बात है, तो उसका मेन यही था कि उसने कहा कि भैया लोगों को, हर इंसान को आर्मी में इन्वॉल्व होना जरूरी है, मेंस को है, सिर्फ मेंस, क्योंकि उस टाइम तक वुमेन्स को कोई राइट नहीं थे, इवन पॉलिटिकल राइट भी वुमेन्स को बहुत बाद में मिले थे। फिर हर जगह वुमेन ने बहुत सफ़र करा, और यहाँ भी वही हाल थी। तो यहाँ पे उन्हीं हाल के कारण उसने क्या किया कि सबको इनरोलमेंट कर दिया कि आर्मी में इनरोल हो, ताकि उसकी आर्मी स्ट्रॉन्ग हो और ताकि वो और कॉन्कर कर सके। ही इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्करर, इसलिए कॉन्करर भी कहते हैं क्योंकि उसने हमेशा क्या चाहा, एक्सपेंड इज टेरिटोरियल रूल, एंड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एम्पायर रूल करे वो। और अगला पॉइंट पढ़ेंगे सेंसरशिप ऑफ व्यूज़। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, सेंसरशिप। इसका मतलब होता है कि पीपल वर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस व्यूज़। आप इंडिया में रहते हैं, आप अपने व्यूज़ आप देखते हैं कि मतलब अपन पेपर डेली पढ़ते हैं, जो भी पेपर आता हो आपके यहाँ, तो आप उसमें देखते हैं कि जो प्रेस वाले होते हैं वो क्रिटिसाइज भी करते हैं और वो बुराई भी करते हैं, उसकी अच्छाई भी करते हैं, मतलब तो उन्हें फ्री है ना वो, भैया हम अगर गलत है तो गलत भी लिख सकते, क्योंकि सेंसरशिप नहीं है। सेंसरशिप मतलब अगर सेंसरशिप होगी तो उसका मतलब ये होता, मतलब जो भी रूलर होगा वो चाहेगा, अगर जैसे आपके ऊपर कोई, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपके ऊपर कोई किताब लिखी जाए,
तो आप ये चाहोगे ना कि सारे हमारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे जाएँ, हमारी कोई बुराई ना की जाए। वही हुआ यहाँ पे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये चाहा कि भैया अच्छे अच्छे चीज़ें मिले, लोगों के मन में क्रिटिसिज्म ना हो, ये सेंसिटिव कर दिया कि लोग अपने व्यूज़ बता ही नहीं पा रहे। उन्होंने कहा फ्रीडम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो रिवॉल्यूशन कहाँ से आएगा, कोई हमारे खिलाफ खड़ा कैसे होगा, ये आइडिया दिमाग में नहीं आएगा ना। सिंपल बात है, तो यही सेंसरशिप होती। तो इन सब पॉइंट से ने जो उसके सिस्टम था, जो एफिशिएंट और रेशनल था, उसे थोड़ा गड़बड़ बना दिया। उससे मतलब उसकी डिमेरिट कह सकते हैं ये, जिस कारण मतलब वो सिस्टम इतना फिर सही नहीं लगा लोगों को। और उसके आगे और उसने इसलिए नेपोलियन कोर्स थे तो अच्छे, पर बुराइयाँ उसमें भी थी। अब हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब देखिए, अभी तक मैंने फ्रांस की बात कर ली। फ्रांस यूरोप का पार्ट है, तो आगे अब सिर्फ फ्रांस पे तो हुआ नहीं, और यूरोप के अदर पार्ट्स में भी अब वहाँ पे क्या था, क्या कंडीशन थी, हम उस बारे में बात करेंगे। तो कंडीशन कुछ नहीं थी। मिड 18th सेंचुरी तक ये हाल था कि मतलब नेशन स्टेट यू कांट इमेजिन बिकॉज वहाँ पे कुछ कॉमनैलिटी ही नहीं थी। उस सोच से मतलब एक तरह से समझ लीजिए इतने डाइवर्सिफाइड पीपल रहते थे कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो कभी एक होंगे। जैसा कि बताया था यूटोपियन विजन, रिमेंबर द वर्ड यूटोपियन विजन। सो क्या और मतलब क्या क्या उसके उसमें किस किस से मालूम चलता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन स्टेट नहीं था। द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन स्टेट हमें मालूम चलता है, अभी हम अगले पॉइंट में पढ़ेंगे कैसे मतलब कि मालूम चलता है कि नेशन स्टेट थे ही नहीं। मतलब देखिए कैसे जर्मन और इटली डिवाइडेड इनटू स्मॉल किंगडम। अब सोचिए, जर्मन और इटली ऐसे बड़े बड़े जगह भी छोटे छोटे किंगडम से डिवाइड थी। तो अब आप कैसे सोच सकते हैं नेशन स्टेट तो बड़ा होता है, तो कॉमनैलिटी होती है। उसमें इतने तरह तरह के लोग, अलग अलग सबकी बोलियाँ, सबकी अपने डायलेक्ट्स, तो देयर इज नो कॉमनैलिटी बिटवीन देम। सो मतलब वो भी स्मॉल किंगडम्स में डिवाइड थे। तो मतलब ये था कि नेशन स्टेट तो फॉर्म कैसे होगा, नेशन स्टेट तो कंबाइनिंग से फॉर्म होता है ना, सब मिल जाते हैं तब नेशन स्टेट फॉर्म होता है। तो वही, तो इसलिए जर्मन और इटली भी स्मॉल किंगडम से मालूम चलता है कि नेशन स्टेट काइंड इमेजिन बट नॉट एग्जिस्टेड टिल मिड 18th सेंचुरी। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, नॉन कॉमनैलिटी बिटवीन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में अपनी अपनी ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज रूल करती थी। हर मोनार्की वाला किंग रूल्स करते थे वहाँ पे, अपने अपने जो राजशाही में रहते थे भैया वो रूल्स करते थे। और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में और उनका क्या था, उनमें अलग इतने तरह तरह के लोग रहते थे। कोई अब जैसे अब एक चीज़ समझ लीजिए, अब जैसे कोई जगह है वहाँ पर अलग अलग लोग रहेंगे, उनमें कॉमनैलिटी कहाँ से आएगी, है ना। अगर आप दो डिफरेंट क्लास ऑफ थिंग्स ले रहे हैं, एक तरफ आप ले रहे हैं फ्रूट्स, एक तरफ है वेजिटेबल्स, तो उनमें कोई कॉमनैलिटी आएगी, नहीं आएगी ना। क्यों, कोई एक चीज़ तो होगी नहीं जो फ्रूट भी हो वेजिटेबल भी हो। ऐसे इधर पे था कि ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप में इतने तरह तरह के लोग रहते थे, कोई कॉमनैलिटी नहीं थी। तो कहाँ से बनेगा नेशन स्टेट, यहाँ पे भी इससे मान लेता है कि नेशन स्टेट नहीं था। डिफरेंट लैंग्वेज एंड एथनिक ग्रुप, अलग अलग लैंग्वेजेस थी सबकी अलग। जैसे मैंने बताया हर छोटा किंगडम सबकी अपनी लैंग्वेज, सबके अपने एथनिक ग्रुप, ट्रेडिशनल ग्रुप्स थे, सबके अपने अपनी कल्चर है, अपनी अपनी लैंग्वेज है, अपनी अपनी कास्ट है, सब अलग। जब इतनी मतलब कुछ कॉमन ही नहीं है उनमें, अब व्हेन देयर इज नो कॉमनैलिटी देन हाउ कैन यू इमेजिन नेशन स्टेट कुड बी एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम। ये नहीं कि अब एग्जिस्ट कर रहे हैं, अभी की कंडीशन थे नहीं, उस टाइम नहीं थी मिड 18th सेंचुरी में। तो इससे मालूम चलता है डिफरेंट लैंग्वेज एथनिक ग्रुप से कि मतलब स्टेट नेशन स्टेट नहीं थी। हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रियन हंगरी अ पैचवर्क। जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वो मतलब एक पैचवर्क था, मतलब बहुत टुकड़ियों में छोटी टुकड़ियों में था। मतलब वो एकता कुछ था ही नहीं उसमें, अलग अलग जगह। अब मालूम चला कहीं एरिस्टोक्रेसी, जो ज्योतिष शास्त्र वाले लोग होते हैं वो लोग, जिन्हें अपन ऊपर अपर क्लास में कहते हैं, जैसे अपन कहते हैं डिफरेंट कास्ट के, ये अपर कास्ट लोअर कास्ट जैसे भी क्लासीफाई करते हैं। तो वहाँ पर जो एरिस्टोक्रेसी जो अपर क्लास थी, मतलब वो क्या थी, जर्मन स्पीकिंग, मतलब कहीं जर्मन बोल रही, कहीं कोई कुछ बोल रहा, अलग अलग भाषा थी, अलग अलग लोग रहते थे। कहीं पे क्रूट्स रूल कर रहे हैं, क्रूट्स, और कहीं स्लोवेक्स, अलग अलग जात, एथनिक ग्रुप्स, लैंग्वेज में कुछ कॉमनैलिटी नहीं थी, मतलब सब अलग अलग। अब जब इतने अलग अलग हैं तो नेशन स्टेट फॉर्म ही नहीं होगी। आपको सोचिए, अगर कुछ कॉमनैलिटी, जैसे अपन पूरे इंडिया में भले डाइवर्स लोग रहते हैं पर वी हैव अ कॉमन हिस्ट्री। व्हाट हिस्ट्री? द फ्रीडम स्ट्रगल, जो हमने लड़ाई आज़ादी की लड़ाई, वो कॉमन है सबके लिए। तो वो उससे हमारी एक कॉमनैलिटी, वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं कॉमन, ना पहली बार ना उनकी लैंग्वेज कॉमन, ना कल्चर कॉमन, कुछ साथ इतने अलग तरह तरह के लोग रहते थे कि मतलब वो आपस में एक होने की इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत मतलब बिल्कुल ही वी कैन से इट इज़ अनइमेजिनेबल। सो बस उनमें एक चीज़ एक थी, क्या थी, मतलब सब एक रूलर के अंडर थे, हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर। तो सब लॉयल थे, मतलब लॉयल तो होना ही पड़ेगा मोनार्क के प्रति। तो यही था कि द टाई बाइंडिंग थिंग इन देम वाज द डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप आर लॉयल टू द मोनार्क। सब मोनार्की के लिए मतलब लॉयल थे, सब झुके हुए थे, सब उसमें सब उसके लिए लॉयल थे, सब उसकी बात मानते थे, बस वही कॉमन था और कुछ कॉमन नहीं था।
तो नेशन स्टेट फॉर्म हो सकता? आप खुद सोचिए, नहीं हो सकता ना। यही था। तो इससे हमें इन सब से कुल मिला के आपका एक कंक्लूजन क्या निकलता कि मतलब नेशन स्टेट फॉर्म थी नहीं, मतलब नेशन स्टेट की एग्जिस्टेंस थी नहीं उस टाइम पे, मिड 8th सेंचुरी तक नेशन स्टेट नहीं थी। इससे ये मालूम चलता है कि नेशन स्टेट का फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, कॉमनैलिटी चाहिए। जो कुछ भी मतलब जो यू कैन से द कंडीशंस फॉर विच वर नीडेड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन स्टेट वर नॉट एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम, उस टाइम में नहीं थी। इस कारण वहाँ पे नेशन स्टेट का एग्जिस्टेंस था नहीं। इन पॉइंट्स से हमें ये मालूम चलता है। सो अब हमने आगे पढ़ा, इसके आगे इधर तक पढ़ लिया। अब इसके आगे हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा द राइज ऑफ मिडिल क्लास, which will be proceed further. I hope you might have liked the video. Do like, subscribe and comment and do share the video. Thank you.